नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम सुबह की शिफ्ट में हिंदी मुख्य विषय के लिए प्रवक्ता एग्ज़ाम जो हमारा उत्तराखंड में, उसके लिए ही मैं आदिकाल या हिंदी साहित्य की सीरीज लेके आया हूं। ये वीडियो आदिकाल तो अभी हम पूरी तरीके से पहुंचे भी नहीं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्टार्टिंग में हम चल रहे हैं, जिसमें कि हमने हिंदी साहित्य लेखन पढ़ा है और कुछ राइटरों के जन्म से संबंधित और आदिकाल के वर्गीकरण के बारे में हमने जानने की कोशिश की है, और साथ ही साथ हमने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण को भी समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज हम जैसे कि हम रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे। इसमें हमें दो चार ही चीज़ देखनी है, ज़्यादा बारीकी से हमने नहीं जाना है, क्योंकि जब हमारा धीरे धीरे हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में हमें चीज़ें वहाँ से पता चलती ही जाएंगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब्जेक्ट इनके लिए आपके लिए हिंदी साहित्य के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं यहाँ पे। आप जुड़े रहिए और यकीनन ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे नोट्स में से कितने मॉक टेस्टों में से प्रश्न बने हैं। तो समय ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें क्या बात आ रही है, देखो, शुक्ल का जीवन परिचय। शुक्ल बोला था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। जन्म देखते हैं 11 अक्टूबर 1884, मृत्यु 2 फरवरी 1941। तो आपको 11 अक्टूबर 1884, 2 फरवरी 1941 याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 में लिखा। बाबा राधा कृष्ण दास की जीवन चरित्र 1913 में लिखा। रस मीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा 1949 में लिखी। गोस्वामी तुलसीदास 1923 में लिखी। जायसी 1924 में लिखी। महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा 1984 में लिखी। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है जो 4 भाग में आया था। पहला भाग 1939 में, जिसमें 17 निबंध आए थे। दूसरा 1945 में 5 निबंध आए थे। तीसरा 83 में आया, जिसमें निबंधों की संख्या नहीं दिखा रहा है ये। अब आ रहा है चौथा, जो आया 2004 में, जिसमें 47 निबंध थे। कितने निबंध थे? 47। और जो तीसरा निबंध है, इसका प्रकाशन किसने किया था? नामवर सिंह ने। और चौथे वाले का किया था कुसुम कुमार और ओम प्रकाश जी ने, ठीक है। अब एक और रचना है इसकी, विश्व प्रपंच दर्शन। एक ये हो गई, एक है विचार वीथी 1930। इनकी ये रचनाएं हैं। काव्य स्रोत, इसको सन को भी रहने देते हैं। काव्य स्रोत जो इनका है, एक है मधु स्रोत। संपादन कार्य जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी पत्रिका। जायसी ग्रंथावली का देखो कब किया है? 1924 में किया था। और नागरी प्रचारणी पत्रिका का विन्यास क्या किया है? संपादन किया है। एक कोट रामचंद्र शुक्ल का है ना, जिनका जन्म कब हो रहा है? 1884 में। और एक चीज़ याद रखना, इनका ये कोट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। कौन सा ये कोट है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगर हम बिहारी को पढ़ते हैं ना, बिहारी को, तो वहाँ पे ये कोट आया हुआ था उनके संबंध में। लेकिन ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने बोला है, किसके संबंध में, इस तरीके से नहीं, ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसने बोला है। तो रामचंद्र शुक्ल सबसे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन ये बनता है। अब देखो अगला नाम किनका आ रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है 1907। जन्म स्थान ग्राम छपरा, जिला बलिया, यूपी, ठीक है। मृत्यु 1979, ठीक है। देखो 1907 मृत्यु, इस 7 को पहले लिख दो, इस 9 को बाद में लिख दो। 1979 चीज़ें समझ में आई? याद कैसे किया जा सकता है? 1907, 7, 9, खत्म। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले
हिंदी साहित्य की भूमिका, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है। तो इन्होंने भी जब साहित्य के लेखन की शुरुआत की थी तो सबसे पहले भूमि भूमि पूजन, मतलब हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर करा उसका उद्भव, पहले भूमि पूजन भूमि। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अब बढ़ते हैं आगे। विशेष तथ्य आ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। पहली चीज समझ लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के कोट हमेशा अपोजिट रहते थे, मतलब कि दोनों में बड़ा द्वंद्व देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखो विशेष तथ्य देखते हैं। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक, क्या बोला है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने बोला था क्या, अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग। क्या बोला है, अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग। अब उसका कारण बताऊंगा मैं तुम्हें अभी, क्योंकि आदिकाल जैसे स्टार्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे ऐसे बोल के आ रहा हूँ बाद में बताऊंगा तो इनको भी नहीं पता इस तरीके से, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उन चीज़ों को भी बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ रहे हैं तो इसी पे फोकस करें। इन्होंने आदिकाल को क्या बोला, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि आदिकाल के नामकरण में सबसे ज़्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं कि इसका नामकरण ये है, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इसके अंदर, कोई बोल रहा ऐतिहासिक है, कोई बोल रहा क्या है, कोई बोल रहा क्या है। तो इसमें हर राइटरों के बीच में क्या विवाद रहा था। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल को क्या बोला, ये अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी है, ठीक है। भारत का लोकनायक, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, ठीक है। हालांकि ये कोट आगे जाके तुलसीदास के संबंध में भी आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रामचरितमानस के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा था। बट आप याद रखेंगे भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये लाइन किसने बोली है, तो आप बोलोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये लाइन बोली है, ठीक है। एक सेकेंड देना मुझे। अगली लाइन देखो, द्विवेदी और रामविलास शर्मा, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा हिंदी को अपभ्रंश से अलग मानते हैं। इस कोट को जरा सा आप लोग याद रखना, हिंदी को अपभ्रंश से अलग मानने वाले कौन कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। हालांकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल ने बोला था जो हिंदी है ये पुरानी हिंदी से ही मिली हुई है, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का तो बहुत बार पूछा गया कोट है, अभी आ जाएगा, देखो यहीं पे कहीं ना कहीं आएगा जरूर वो कोट। 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आलोक पर्व एक निबंध है, इसके संबंध में ये मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है, 1955 में। कब होती है, 1955 में होती है। स्थापना कब होती है, 1955 में। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए, हिम तरंगनी के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा प्लस दो दो कौन कौन सी, एक राजस्थानी एक अंग्रेजी, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1955 से शुरुआत हुई है। पहला पुरस्कार आपका माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी को मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध है आलोक पर्व 1973 के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला नाम आ रहा है नागेंद्र का। नागेंद्र का जन्म देखो कब हुआ है, 1915 में, और मृत्यु कब हुई है, 1999 में। रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हालांकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो नगेंद्र प्लस हरदयाल ने लिखा हुआ है, लाला हरदयाल इस तरीके से भी लिखा आता है, तो उनका सहयोग है, लेकिन मुख्य रूप से नाम हजारी नगेंद्र का ही जाएगा 1973 में। दूसरा आ रहा है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973 10 भाग, और रीति काव्य की भूमिका 1949। ये जो फैक्ट है ना इसको याद रखना, ये IMP फैक्ट है, एक ये और एक ये।
हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। एक है रीति काव्य की भूमिका 1949। अब इधर देखो, काल विभाजन पहले करा दिया गया है। मैंने इसमें लिखा है कि काल विभाजन पहले करा दिया है, कहने का मतलब है कि मैं पहले ही बता के आ चुका हूँ नागेंद्र का काल विभाजन। अब आता है राम कुमार वर्मा, 1905 का जन्मदिन का, 15 सितंबर 1905, सागर मध्य प्रदेश। तो मैं सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1905 में सागर में हुआ है। मृत्यु हुई है 1990 में। हालांकि मृत्यु हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है एग्जाम की दृष्टि से, जन्म बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका एक रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। बहुत 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 महत्वपूर्ण रचना है ये। शुक्ल व चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मत को माना। कैसे मत को माना? कि इन्होंने जब बोला था ना कि शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जो हिंदी है वो पुरानी हिंदी अपभ्रंश से जुड़ी हुई है, तो इसी को इन्होंने भी सपोर्ट किया था। इस तरीके से लाइन है। पद्म पुरस्कार 1963 में। प्रमुख कृतियां आ रही हैं इनकी, अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, चित्ररेखा, एकलव्य। ठीक है, अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, चित्ररेखा, एकलव्य, ये इनकी रचनाएं हैं। हालांकि इसमें देखो, इन्होंने अपनी पहली कविता 17 वर्ष में देश सेवा नाम से, किस नाम से? देश सेवा नाम से शीर्षक से लिखी, जिन पर इन्हें 51 रुपये का इनाम मिला। तो राम कुमार वर्मा को देश सेवा पहली कविता के लिए 51 रुपये का क्या मिला? पुरस्कार मिला। अगला देखो फैक्ट है, क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ आई है आपके लिए, इसको याद पढ़ के चलना। ग्रंथ और ग्रंथकार, ठीक है। सबसे पहले ग्रंथ देखते हैं, इस्तवार द लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी जो है, ठीक है, लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी, गारसा द तहसीन ने 1839। तो बताया 1839 में पहला भाग, 1839 में दूसरा भाग, 1871 में दूसरा संस्करण। तज़किरा ए शुराई हिंदी दिल्ली से प्रकाशित हुई है, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848। इसमें क्या बोला था कि पहली बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया गया। इस्तवार द लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी, जो कि हमारी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया साहित्य इतिहास था, इसमें क्या है कि पहली बार ना तो नामकरण और ना ही कालक्रम, इन किसी को भी ध्यान, कालों को और नामकरण को ध्यान में नहीं रखा गया था। वर्णानुक्रम पद्धति में आप सभी बताए गारसा दत्त ताती और शिव सिंह सेंगर दोनों थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे को। भाषा काव्य संग्रह, किसी हिंदी व्यक्ति द्वारा, भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला साहित्य इतिहास कौन सा था? तो भाषा काव्य संग्रह। कब का था? 1873 का था। किसने लिखा था? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। अब बात करते हैं शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का 1883 का था। शिव सिंह सेंगर का 1883 का। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी बोला जाता है इसको, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान आता है वैसे, गिरियर्सन 1888 में, ठीक है। इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना। 952, कहीं पे 952 कवि दिखाते हैं, कहीं पे 951 दिखाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। 951 ही, 52 अगर दृष्टि देखते हैं तो वहाँ पे 52 मिलता है, मैं तो 952 बोलूँगा मैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास 1909 और 1914, 2 भागों में। और रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखा ना, उसमें इसका योगदान लिया था। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। रत्नों की माला जो होती है वो कैसी होती है? बड़ी सुंदर होती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसे, कि रत्नों की माला कैसी होती है? बड़ी सुंदर होती है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में निकली थी। तो शुरुआती 3 भाग पहले भाग में निकले थे और चौथा भाग जो है दूसरा भाग में निकला था। तो 1913 में जो आया था पहला संस्करण, जो समझ लेते हैं, उसमें 3 भाग थे, और 1934 में जो दूसरा संस्करण आया था उसमें सिर्फ 1 ही भाग था। तो मिस्र बंधु विनोद में कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, ठीक है। अब आ रहा है अगला प्रश्न,
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स 1917 में, ठीक है, एडविन ग्रिप्स 1917। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK 1920। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि ने 1923 में लिखी है। ये ग्रंथ आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, याद रखना। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1923। हिंदी भाषा विकास, हिंदी भाषा विकास श्याम सुंदर दास 1924। बहुत IMP फैक्ट है भैया, हिंदी भाषा का विकास। और अभी आएगा हिंदी भाषा और साहित्य इन्हीं का। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी 1917। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929। सभी को पता है ये तो। अब बात करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, आया देखो श्याम सुंदर दास का 1923। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाल माला श्याम सुंदर दास, ठीक है, 1909 1914। ये याद होने चाहिए आपको। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930। हिंदी साहित्य का इतिहास रमा शंकर शुक्ल रसाल 1931। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसे याद रखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल 1934। तो कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल 1934, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका आप सभी को पता है। भूमि पूजन सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखने से पहले 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, देखो इधर हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास तो 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इस चीज याद रखना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 श्याम सुंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा। और राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा 1938 में, इसमें 693 से 1693 तक का ही वर्णन किया। 693 से 1693 तक का ही वर्णन किया है। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो इधर अभी आता है वो प्रश्न आएगा भी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रज रत्न दास। अब बढ़ते आगे। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्षिण। बहुत 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 IMP फैक्ट है। क्यों फैक्ट IMP मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके नंद दुलारे वाजपेयी या किसी को पढ़ता है तो उनका भी यही रचना आती है। लेकिन आपको याद रखना, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 वाली लक्ष्मी सागर वार्षिण की है। हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल सांकृत्यायन की है ना, राहुल सांकृत्यायन। सरप्पा सबसे पहले कवि है, लेकिन स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि भी इन्होंने माना है। हिंदी वीर काव्य 1945 टिकम सिंह तोमर। 20 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 या फिर 1945 लिखा हुआ आता है। तो देखो यहाँ पे 45 लिखा था तो 1942 कर रखा है नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका 1949 नागेंद्र। रीति काव्य की तो आदिकाल में हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940, लेकिन रीति काव्य की भूमिका 1949 नागेंद्र ने लिखी है। इसी को याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1922 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो यही वाला फैक्ट इसने पूछ लिया कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत
1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। जब लोचन होंगे तभी तो इतिहास के दर्शन होंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन, लोचन से इतिहास का दर्शन, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा 1960। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में और 1961। देखो 16 का ही अपोजिट कर देंगे 61। तो 16 भाग का प्रकाशन कब हुआ है? 1961 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। जुकाम लगी हुई है बहुत ज़्यादा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भैया ये बहुत मेन है। 1965 गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इस चीज़ को याद रखना, हालांकि हम आगे तो पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र और हरदयाल 1973, ये हम पढ़ के आ गए हैं। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। इधर देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का नहीं, हिंदी का आदिकाल, हिंदी और आधुनिक लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह, स्टार मार्क पॉइंट। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। ये आपको लिखने पड़ेंगे भैया सारे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव। नीरजा, ओझल नारी कौन है? नीरजा है। मौखिक इतिहास 2004 नीलाभ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मनेरिया। तो राजस्थान का साहित्य की जब भी बात आती है तो मोतीलाल मनेरिया को आप लगा सकते हैं। अब आ रहा है हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी? 1957 में प्रभाकर माचवे ने। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी है? प्रभाकर माचवे ने लिखी थी 1957 में। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त वर्णन है, संक्षिप्त 1931 नंदलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास क्या है? चतुरसेन शास्त्री की ये रचना है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बहुत बड़ा प्रश्न है देखो। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952। लेकिन हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी, याद रहेगा, उदय नारायण तिवारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का छोटा सा इतिहास 1930 में कौन लिखते हैं? रमाशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 रमाशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 राम खिलावन पांडे। खेलते खेलते नया साहित्य का निर्माण हो गया। हिंदी साहित्य का नया इतिहास कैसे? खेलते खेलते 1969 में। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 राम नरेश त्रिपाठी। अब देखो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 रमाशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य हटा दिया, चलो अब हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 राम नरेश त्रिपाठी। तो देखो इसको हटा देते हैं ऐसे। देखो भैया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 रमाशंकर प्रसाद। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी पहले देखते हैं, इसको देख लेते हैं, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। IMP पॉइंट। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के 8 भागों में प्रकाशित। ये स्टॉक पॉइंट है। मुख्य कथन आ रहे हैं, ये कथन याद रखना। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। वस्तुतः यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की
अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। तो रामचंद्र शुक्ल के जो भी धारणा थी, स्थापना थी, उसका खंडन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये कौन बोल रहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त ये बोल रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें ही अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। कौन बोल रहा? गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने बोला था कि निश्चय ही हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार रहे हैं। और नलिन विलोचन शर्मा आते हैं, नलिन विलोचन। और ये जो कोट है ना, ये गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 1965 पुस्तक से लिए गए हैं। इस चीज़ को याद रखना। अब यार नलिन विलोचन शर्मा, तो ये 1960 की एक रचना है इनकी, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन। इनने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादा तासी था, यह निर्विवाद है। बिल्कुल सही बात है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादा तासी है ना। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन दूसरा कोट क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरियर्सन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में की जो विधेयवादी पद्धति थी उनके जन्मदाता था तेन, और रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था विधेयवादी पद्धति में के अनुसार ही। लेकिन आते हैं कौन? नलिन विलोचन शर्मा, ये बोलते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं है बल्कि गिरियर्सन है। जबकि गिरियर्सन ने अपना जो इतिहास लिखा है वो लिखा है कालक्रम अनुसार। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। लेकिन फिर भी नलिन विलोचन शर्मा बोलते हैं कि इन्होंने विधेयवादी के जो आदि प्रवर्तक हैं वो शुक्ल जी नहीं है, गिरियर्सन है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना, इस कोट को, ठीक है। इस कोट को आप याद रखना। ये किसका? नलिन विलोचन शर्मा का स्टार मार्क पॉइंट कर रहा हूँ इसको, ये अच्छा पॉइंट है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मिश्र बंधु की रचना है बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मिलन। तो ये कुछ मैं जैसे कि मैं पढ़ के मैंने लिख लिया मिश्र बंधु को, आगे मॉक टेस्ट लगा तो मॉक टेस्ट में ये प्रश्न मुझे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे स्पेस होगा तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिख लिया। हम आगे इसको हालांकि पढ़ेंगे। बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मिलन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा आदि काल को हम कर देंगे शुरू, ठीक है दोस्तों। आदिकाल की कल से हो जाएगी शुरुआत। उम्मीद करता हूँ मेरे नोट्स या मेरी जानकारी या मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए हिंदी मुख्य विषय वाले को ये वीडियो शेयर करो दोस्तों। और यूजीसी नेट और सेट की अगर आप तैयारी करें तो उनके लिए भी ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे मन लगाकर और अपना सिलेक्शन लेंगे।